तो आज हमारे सामने है हिंदी काव्य शास्त्र से जुड़े कुछ दस्तावेज और इनमें काव्य की परिभाषाओं, उसके अलग अलग भेदों पर काफी विस्तार से बात की गई है। ऐसा लगता है कि हम आज कविता की दुनिया की जो बनावट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये समझना कि आखिर कविता कहते किसे हैं और फिर उसे आप कह सकती हैं अलग अलग खांचों में कैसे बांटा गया है। और ये वर्गीकरण सिर्फ अकादमिक अभ्यास नहीं है, ये हमें काव्य के अलग अलग रूपों के मर्म तक पहुंचने में मदद करते हैं असल में। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, काव्य है क्या? हमारे इन दस्तावेजों में कई बड़े आचार्यों के विचार मिलते हैं। जैसे आचार्य विश्वनाथ का कहना है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। मतलब रस से भरा वाक्य ही काव्य है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर यह रस अपने आप में एक बड़ी अवधारणा है। हाँ, और ये परिभाषा सीधे काव्य के भावनात्मक असर पर जोर देती है। यानी कविता वो है जो पाठक या श्रोता के मन में रस जगाए, चाहे वो श्रृंगार हो, वीर हो, करुण हो, कुछ भी। ये पाठक के अनुभव को केंद्र में रखती है। लेकिन फिर दूसरे आचार्य हैं, जैसे पंडित राज जगन्नाथ, वो कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अच्छा, रमणीयार्थ यानी सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द। जी, यहाँ जोर अर्थ की सुंदरता पर है, उसकी रमणीयता पर। विश्वनाथ अनुभव पर जोर दे रहे थे, जगन्नाथ अर्थ पर। ये थोड़ा अलग नजरिया हुआ है ना। बिल्कुल। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, जो इन विचारों को थोड़ा और खोलते हुए कहते हैं कि कविता वो है जो दिल में कोई भाव जगाए या किसी चीज की ऐसी तस्वीर खींचे कि हम उसकी मार्मिकता में कह लीजिए डूब जाए। यहाँ भाव जगाने और मार्मिकता दोनों पर बल है। तो अगर इन सबको मिलाएं तो नूरजहां हम कह सकते हैं कि काव्य मूल रूप से शब्दों का ऐसा एक तरह का जादुई खेल है जो हमारे अंदर भाव जगाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और किसी न किसी रूप में सुंदर होता है, चाहे वो भाव की सुंदरता हो या अर्थ की या फिर कहने के ढंग की। हाँ, बहुत हद तक ये परिभाषाएं दिखाती हैं कि काव्य सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रचाव है जिसका सीधा रिश्ता हमारे मन और हमारी भावनाओं से है। और यहीं से बात आती है काव्य के दो जरूरी पक्षों की, जिनका जिक्र हमारी सामग्री में है, भाव पक्ष और कला पक्ष। हाँ, भाव पक्ष यानी कविता का अंदरूनी हिस्सा और कला पक्ष मतलब उसका बाहरी रूप। भाव पक्ष में क्या क्या शामिल है? यहाँ लिखा है भाव सौंदर्य, अप्रस्तुत योजना, नाद सौंदर्य। अप्रस्तुत योजना ये बिंब विधान या कल्पना की उड़ान जैसी चीज है ना। एकदम। अप्रस्तुत योजना का मतलब है किसी भाव या विचार को सीधे सीधे न कहकर किसी दूसरी चीज का चित्र खींचकर समझाना। जैसे किसी के चेहरे की चमक बताने के लिए चांद सा रोशन चेहरा कहना। यहाँ चांद अप्रस्तुत है, जिसके जरिए चेहरे की चमक जो कि प्रस्तुत है उसको दर्शाया गया है। ये कल्पना शक्ति का खेल है। इसके अलावा भाव पक्ष में संगीत तत्व, ध्वन्यात्मकता यानी नाद सौंदर्य, विचारों की गहराई, ये सब चीजें आती हैं जो कविता को आत्मा देती हैं। और कला पक्ष फिर वो बाहरी साज सज्जा हुई, जैसे लय, तुक, शब्दों का चुनाव, भाषा कैसी है, अलंकार, छंद, ये सब। हाँ, ये वो तत्व है जो कविता को एक आकार, एक ढांचा और बाहरी सुंदरता देते हैं। भाव चाहे कितना भी गहरा हो, अगर उसे सही शब्दों, सही लय, सही छंद में नहीं पिरोया गया तो उसका असर कम हो सकता है। असल में अच्छी कविता वही है जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का एक संतुलन हो, दोनों एक दूसरे को संवारते हैं। ये विभाजन सिर्फ विश्लेषण के लिए है, असल रचना में तो ये घुले मिले होते हैं। ये बात तो समझने वाली है। अच्छा, अब परिभाषा और पक्षों से आगे बढ़कर काव्य के भेदों पर आते हैं। हमारी सामग्री बताती है कि शैली यानी अंदाज के हिसाब से दो मुख्य भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य तो नाम से ही साफ है, जिसे देखा भी जा सके, मतलब नाटक, एकांकी वगैरह, जिनका मंच पर अभिनय होता है। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। हाँ, इसमें देखने का तत्व, वो अभिनय, प्रस्तुति, वो बहुत अहम है। अभिनय, संवाद, मंच सज्जा, वेशभूषा, ये सब मिलकर असर पैदा करते हैं। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की चीज है। और दूसरा है श्रव्य काव्य, जिसे मुख्य रूप से सुनकर या पढ़कर आनंद लिया जाता है, जैसे गीत, कविताएं, महाकाव्य, रामचरितमानस, सूर या मीरा के पद,
इसके उदाहरण हैं। श्रव्य काव्य में सारी जिम्मेदारी शब्दों और ध्वनियों पर होती है। कवि को शब्दों से ही चित्र बनाने होते हैं, भाव जगाने होते हैं। यहाँ पाठक या श्रोता की कल्पना शक्ति की भूमिका बढ़ जाती है। एक दिलचस्प बात इन दस्तावेजों में ये भी लिखी है कि आजकल तकनीक ने इन दोनों के बीच की दीवार थोड़ी धुंधली कर दी है। जैसे रेडियो नाटक श्रव्य हैं, पर उनमें दृश्य का भ्रम पैदा किया जाता है, या कविताओं पर फिल्में बन रही हैं जो श्रव्य को दृश्य बना देती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि ये वर्गीकरण कोई पत्थर की लकीर नहीं है। माध्यम बदलने से काव्य का रूप और अनुभव बदल सकता है। शायद भविष्य में हमें इन भेदों को और लचीले ढंग से देखना होगा। चलिए अब श्रव्य काव्य के अंदर और गहराई में उतरते हैं। यहाँ दो बड़े प्रकार बताए गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पहले प्रबंध काव्य को समझते हैं। प्रबंध का मतलब ही है अच्छी तरह बंधा हुआ। बंधा हुआ यानी इसमें कुछ ऐसा है जो बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। वो क्या है? वो है कथा। प्रबंध काव्य में एक कहानी होती है जो शुरू से आखिर तक चलती है, और उस कहानी को बताने वाले छंद या पद आपस में जुड़े होते हैं। उनमें पूर्वापार संबंध होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। मतलब एक छंद को समझने के लिए पहले क्या हुआ ये जानना जरूरी है। अच्छा, जैसे किसी उपन्यास या कहानी में होता है कि हर अध्याय पिछले से जुड़ा होता है। यहाँ उदाहरण भी दिया है हनुमान जी के लंका जाने वाले प्रसंग से। ताही मारी मारुतसुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कु मधुलोभा। यहाँ ताही मारी यानी उसे मारकर, किसे मारकर, ये जानने के लिए पिछला संदर्भ चाहिए। बिल्कुल, यही जुड़ाव प्रबंध काव्य की पहचान है। ये कहानी को एक प्रवाह देता है। अब इस प्रबंध काव्य के भी कुछ उपभेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। सबसे पहले बात करते हैं महाकाव्य की। नाम से ही लगता है महान काव्य, यानी कुछ बड़ा और भव्य। हाँ, महाकाव्य का कैनवस बहुत विशाल होता है। इसमें किसी नायक के पूरे जीवन या जीवन के महत्वपूर्ण बड़े हिस्से को समेटा जाता है। सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पूरा जीवन चित्र। हाँ, और इसकी कई खासियतें बताई गई हैं, जैसे कहानी इतिहास या पुराण से ली जाती है, जानी पहचानी होती है। ये सर्गों में बटा होता है, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, जैसे रामचरितमानस में कांड है या महाभारत में पर्व। और नायक का भी खास होना जरूरी है शायद महाकाव्य में। हाँ बिल्कुल, नायक धीरोदात्त गुणों वाला होता है, यानी वीर, गंभीर, क्षमाशील, अपनी प्रशंसा खुद न करने वाला, एक तरह का आदर्श चरित्र। साथ ही इसमें वीर, श्रृंगार या शांत रस मुख्य होता है, और कई तरह के छंदों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जल्दी खत्म नहीं होता, फैलता जाता है। तो महाकाव्य एक तरह से किसी युग या संस्कृति का आईना बन जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस समय के समाज, मूल्यों, आदर्शों का दस्तावेज भी होता है। रामचरितमानस या महाभारत को देखें तो ये बात साफ समझ आती है। बिल्कुल, और उदाहरण भी बहुत शानदार दिए हैं। रामचरितमानस, महाभारत के अलावा साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, पद्मावत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, ये सब हिंदी साहित्य की बड़ी उपलब्धियां हैं। हाँ, इन नामों से ही महाकाव्य की गरिमा का एहसास होता है। अच्छा, अब प्रबंध काव्य का दूसरा रूप है खंड काव्य। ये महाकाव्य से कैसे अलग है? खंड काव्य, जैसा नाम से ही जाहिर है, जीवन के किसी एक खंड यानी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है। महाकाव्य की तरह पूरे जीवन पर नहीं। ये किसी एक घटना या चरित्र के किसी खास पहलू को पूरी गहराई से दिखाता है। मतलब फोकस ज्यादा होता है इसमें, ज्यादा केंद्रित। हाँ, और ये अपने आप में पूरी रचना होती है। ऐसा नहीं कि महाकाव्य का कोई हिस्सा काट लिया हो। इसमें कहानी सीधी चलती है। महाकाव्य की तरह बीच बीच में दूसरी कहानियां, वो प्रासंगिक कथाएं, वो नहीं आती। और अक्सर इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। ये कहानी की तरह ज्यादा तेजी से अपने अंत तक पहुंचता है। मतलब समग्र जीवन बनाम जीवन का अंश। दूसरा संरचना का सर्गबद्ध बनाम एक इकाई, फिर छंदों की विविधता का अनेक बनाम प्रायः एक, और गति का भी धीमा बनाम तेज। बिल्कुल सही। खंड काव्य के उदाहरण हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी या जयद्रथ वध, नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। ये रचनाएं किसी एक प्रसंग को लेकर लिखी गई हैं। ये अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही कथा कहते हैं, पर उनका अंदाज और पैमाना अलग है। अब तीसरा प्रबंध काव्य रूप कौन सा बताया गया है? तीसरा है आख्यानक गीत। इसमें
आख्यान यानी कहानी भी है और गीत यानी गेयता भी। तो ये कहानी है जिसे गाया जा सके, सुनने में दिलचस्प लगता है। हाँ बिल्कुल, ये पद्य में लिखी छोटी कहानियां होती हैं जिनमें शौर्य, त्याग, प्रेम या करुणा का एक बड़ा भावुक वर्णन होता है। गेयता इनका खास गुण है। इन्हें प्रगीत भी कहते हैं। अक्सर इनमें लोक भाषा और लोक छंदों का असर दिखता है, इसलिए ये कभी कभी पूरी तरह साहित्यिक दायरे में नहीं भी गिनी जाती। अच्छा, तो ये वो कविताएं हुई जो अक्सर वीरता या किसी मार्मिक घटना को लेकर रची जाती हैं और लोगों के बीच गाई जाती रही हैं, जैसे किस्सा गोई का काव्यात्मक रूप। बिल्कुल, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये आख्यानक गीत का बेहतरीन उदाहरण है। या मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग, या प्रसाद की महाराणा का महत्व, ये आज भी लोगों को जुबानी याद हैं। तो ये थे प्रबंध काव्य के 3 रूप, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। सब में कहानी है, लेकिन कहानी कहने का ढंग, उसका विस्तार और उद्देश्य अलग अलग है। अब श्रव्य काव्य के दूसरे बड़े प्रकार पर आते हैं। हाँ, दूसरा मुख्य प्रकार है मुक्तक काव्य। इसे निर्बंध काव्य भी कहा गया है, यानी जो बंधा हुआ ना हो। ये प्रबंध का ठीक उल्टा हुआ। कैसे? इसमें क्या मुक्त है? किस चीज से मुक्ति है? इसमें हर छंद या पद अपने आप में मुक्त या स्वतंत्र होता है। उसका अर्थ समझने के लिए पहले या बाद के छंदों को जानने की जरूरत नहीं होती। हर छंद अपने आप में पूरा होता है, अपने आप में एक इकाई। अच्छा, तो यहाँ कहानी का वो धागा नहीं है जो छंदों को एक साथ पिरोए रखता है, जैसा प्रबंध काव्य में था। यहाँ हर मोती अपने आप में चमक रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा। और इसी बात को समझाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बड़ा सुंदर कथन हमारी सामग्री में है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुनावा गुलदस्ता। क्या उपमा है! प्रबंध काव्य एक फैला हुआ जंगल है जिसमें आप खो सकते हैं, घूम सकते हैं, और मुक्तक एक सजे हुए गुलदस्ते की तरह, जिसमें हर फूल यानी हर छंद अपने आप में सुंदर और पूरा है। अद्भुत। बिल्कुल, जैसे मीरा का पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस एक पद में ही पूरी बात कह दी गई है। इसे समझने के लिए मीरा के किसी दूसरे पद को पढ़ना जरूरी नहीं है। सही है। बिहारी के दोहे, कबीर की साखियां, रहीम के नीति वचन, सूरदास के भ्रमर गीत के पद, ये सब मुक्तक काव्य के शानदार उदाहरण हैं। एक छोटे से दोहे या पद में जीवन का कितना बड़ा सत्य या कितना गहरा भाव छिपा होता है। अब इस मुक्तक काव्य के भी 2 भेद बताए गए हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य यानी पढ़ने के लिए और गेय यानी गाने के लिए, ऐसा ही कुछ। हाँ, पाठ्य मुक्तक वो हैं जिनमें विचार या चिंतन की प्रधानता होती है। उपदेश, नीति, ज्ञान, तर्क वितर्क, ऐसी बातें इनमें ज्यादा होती हैं। इन्हें पढ़कर मनन किया जाता है। अच्छा, जैसे कबीर के दोहे जो समाज पर चोट करते हैं, या रहीम के नीति के दोहे जो जीवन का अनुभव सिखाते हैं, वो पाठ्य हुए। बिल्कुल, कबीर, रहीम, तुलसी, वृंद, देव, इनके बहुत से दोहे या पद पाठ्य मुक्तक हैं। ये ज्ञानात्मक शैली में होते हैं। और गेय मुक्तक फिर भावनात्मक हुए, जिनमें भावों की प्रबलता हो। हाँ, गेय मुक्तक में भाव की प्रधानता होती है। प्रेम, भक्ति, विरह, वात्सल्य, ये सुर और लय के साथ गाने के लिए रचे जाते हैं। इनकी शैली ज्यादा भावनात्मक होती है। जैसे मीरा के पद या सूरदास के कृष्ण लीला के पद, जिन्हें आज भी गाया जाता है और सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। तो एकदम सही। तो मुक्तक काव्य भी 2 तरह के अनुभव देता है, एक सोचने और समझने का, वो हुआ पाठ्य, और दूसरा महसूस करने और गाने का। ये वर्गीकरण दिखाता है कि कैसे एक ही मूल विधा यानी मुक्तक अलग अलग रूपों में ढलकर अलग अलग जरूरतें पूरी करती है। कभी दिमाग को खुराक देती है तो कभी दिल को छू लेती है। तो आज हमने हिंदी काव्य की दुनिया की एक, कह सकते हैं, दिलचस्प यात्रा की। शुरुआत काव्य की परिभाषाओं से की, जहां हमने देखा कि कैसे अलग अलग आचार्यों ने रस पर, अर्थ की सुंदरता पर और भाव जगाने की क्षमता पर जोर दिया। हाँ, फिर हमने काव्य के 2 जरूरी हिस्सों, भाव पक्ष यानी आंतरिक तत्व और कला पक्ष यानी बाहरी रूप को समझा, और ये जाना कि अच्छी कविता में दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। उसके बाद हम काव्य के बड़े भेदों पर आए। दृश्य काव्य, जिसे देखा जा सके जैसे नाटक, और श्रव्य काव्य, जिसे सुना या पढ़ा जाए। और ये भी देखा कि तकनीक कैसे इन भेदों को थोड़ा बदल रही है या धुंधला कर रही है। और फिर श्रव्य काव्य के भीतर भूता लगाया, जहां हमें 2 मुख्य धाराएं मिली। प्रबंध काव्य
जिसमें एक कहानी का सूत्र होता है। महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक गीत इसके रूप हैं और दूसरी तरफ मुक्तक काव्य, जहां हर छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। और इसके पाठ्य और गेय प्रकार हमने देखे। ये पूरा खाका हिंदी काव्य की विविधता और उसकी संरचना को समझने में वाकई मददगार है। हर रूप का अपना एक अलग रंग, एक अलग अंदाज है। हाँ बिल्कुल, और ये वर्गीकरण हमें काव्य को सराहने के लिए एक नजरिया देते हैं। लेकिन जैसा हमने बीच में तकनीक वाली बात पर गौर किया था कि माध्यम बदलने से काव्य का रूप बदल सकता है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या भविष्य में जब हम शायद पूरी तरह से डिजिटल या मल्टीमीडिया के दौर में होंगे, तब भी काव्य को इन्हीं खांचों में बांटना काफी होगा, या फिर काव्य के अनुभव और उसके प्रस्तुतिकरण के इतने नए रूप सामने आ जाएंगे कि हमें इस पूरे वर्गीकरण के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। ये सवाल शायद भविष्य के कवियों और आलोचकों के लिए है, पर इस पर विचार करना दिलचस्प जरूर है।